हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू व्हेन यू आर सीइंग द लेक्चर। बेटा हम लोग ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे और वो केपलर लॉ हो गया था। केपलर के दो लॉ मैंने डिस्कस कर दिया था। अब मैं बार बार उसी चीज को नहीं डिस्कस करूंगा। हम लोगों ने केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन ये पढ़ चुके थे। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट कर चुके थे, दूसरा लॉ ऑफ एरिया ये भी कर चुके थे। अब हम लोग को थर्ड लॉ देखना था कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? टाइम पीरियड। इसको देखना था और लॉ ऑफ एरिया का प्रूफ देखना था। क्या देखना था? प्रूफ देखना था। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा का पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, देखते हैं, कुछ कहानी समझते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा और ये थर्ड लॉ कैसे बनेगा। तो हेडिंग लगाइए, प्रूफ ऑफ केपलर सेकेंड लॉ। हेडिंग डालिए, प्रूफ ऑफ केपलर सेकेंड लॉ। प्रूफ ऑफ केपलर सेकेंड लॉ। पहले सेकेंड लॉ होता क्या है? सेकेंड लॉ ये होता है एरियल वेलोसिटी। सेकेंड लॉ होता क्या है बाबू? सेकेंड लॉ होता है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। बस साफ साफ यही है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब a अपॉन में t क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये मुझे प्रूफ करना है। या dA अपॉन dt क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, फिर से मैं वही करूंगा, एक इलिप्स लूंगा और उसमें ट्राई टू देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ये याद देखते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, एक इलिप्स बना लूंगा, ठीक है, और ये एक फोकस होगा, सन होगा। फिर मैं मान लूंगा कि ये प्लैनेट यहां पे है, यहां पे, तो यहां से थोड़ा ठीक ठाक मैं बनाऊं। हाँ, ये प्लैनेट यहां पे, ये वेलोसिटी है और ये एरिया है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। ये प्लैनेट है जिसका मास m है, ये प्लैनेट है जिसका मास m है और वो उसकी वेलोसिटी इस टाइम पे v है। अच्छा, यहां पे टाइम t है, यहां पे टाइम t है और यहां पे टाइम t प्लस dt है। मतलब यहां से यहां का, ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा, यहां से यहां तक जाने में ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? vdt। कितना होगा? vdt। थोड़ा सा मैं इसका इधर पे बना दे रहा हूं अच्छे से आपको, ताकि आपको समझ में आए। ये और ये है, ये वेलोसिटी इधर है और ये है r। ये डिस्टेंस कितना है? r। ये डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे? r है। और ये टाइम, यहां पे टाइम t है, तो ये यहां पे टाइम कितना मैंने मान लिया? t प्लस dt। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना, ये मान लिया मैंने, अगर जो r यस मान लिया, तो r से यस जाने में कितना टाइम लगा? dt टाइम लगा। तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर बाय द प्लैनेट इन dt टाइम कितना होगा? ये आपको आना चाहिए। कितना टाइम होगा? कितना होगा आप बताइए? डिस्टेंस में मान लिया कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मैंने मान लिया RS इज इक्वल टू हो जाएगा VDT। कोई सब, कोई परेशानी नहीं,
कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये वेलोसिटी वेक्टर इससे कितना एंगल बना रहा है, यहां से ये वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है। थोड़ा सा इसको ठीक ठाक बनाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। V और ये एंगल बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है, थीटा। इतना दूर तक आपको कहानी समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि ये एरिया निकालूंगा। क्या करूंगा, ये एरिया निकालूंगा ये, और इस एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक हाइट, ये ट्रायंगल निकालूंगा। ये हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है मेरे बाबू लोग। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। कोई दिक्कत, नॉर्मल होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब कहीं ना कहीं मुझे हाइट जानने की जरूरत है, ये हाइट जानने की जरूरत है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस को मैं नियरली स्ट्रेट मान सकता हूं। ऐसा क्यों, अरे सर ये क्या बोल दिए, ध्यान से सुन। इस डिस्टेंस को मैं, इतना डिस्टेंस को, आरएस डिस्टेंस को वी एज्यूम स्ट्रेट। क्यों भैया, ऐसे क्यों, कहानी क्यों कर दिए, हालांकि दिख कैसे रहा है, कर्व दिख रहा है। तो देखो बाबू, जब टाइम बहुत बहुत स्मॉल होगा, dt टाइम में डिस्टेंस नियरली स्ट्रेट ही होगा। मैंने मान लिया और ऐसा होगा भी। डिस्टेंस dt का मतलब बहुत कम टाइम। तो बहुत कम टाइम में ये रियल में देखो ना, यहां से अगर जो छोटा सा इतना डिस्टेंस किया तो ये लगभग स्ट्रेट ही तो है। क्या है, स्ट्रेट। तो मैंने ये क्या मान लिया, RS डिस्टेंस वी एज्यूम स्ट्रेट फॉर बिकॉज टाइम इज वेरी स्मॉल मेरे बच्चे। क्या है, स्मॉल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि dt टाइम के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैंने क्या मान लिया, स्ट्रेट मान लिया। क्यों, क्योंकि मान सकता हूं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर जो ये vdt है, तो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देख, ये ट्रायंगल है, ये है vdt और ये हाइट है और ये एंगल थीटा बन रहा है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट vdt इक्वल टू साइन थीटा, देन h इक्वल टू vdt साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, हाइट इक्वल टू vdt साइन थीटा। तो ये इसका एरिया, अब इस छोटे से टाइम के लिए छोटा सा एरिया, तो dA इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, ये बेस कितना है, r है, r हाइट कितना है, vdt साइन थीटा। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। आई नीड स्पेस, तो मैं इसको किसको मिटा दूं, किसी को मिटा नहीं रहा, मैं यहां पे लिख दे रहा। ठीक है, dA इक्वल टू क्या लिख लिया, 1/2 RVdt साइन थीटा। अच्छा ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। अब दूसरा, यहां पे अगर जो एंगुलर मोमेंटम देखें तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, ये कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस B या R क्रॉस P। ये कितना हो जाएगा, L इक्वल टू mvr साइन थीटा। देख तो, L इक्वल टू mvr साइन थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कितना मान लिया, सेकंड। कौन सा मान लिया, सेकंड। अब मैं VR साइन थीटा को मैं क्या रख दूंगा, L अपॉन m। क्या रख दूंगा, L अपॉन m। इस इक्वेशन में रख दूंगा,
तो क्या रख दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन वन रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 VR साइन थीटा। VR साइन थीटा को लिख दूंगा L अपॉन में M इंटू dt। dA अपॉन dt आएगा बाबू मेरे L अपॉन में 2M। dA अपॉन dt क्या आ जाएगा, L अपॉन में 2M, L अपॉन में 2M। और मैं बताया था कि अगर जो सैटेलाइट का मोशन होता है या प्लेनेटरी मोशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। वो जो 15 मिनट की कहानी किया था तो इसीलिए किया था, ये इतनी सी बात बताने के लिए। ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट। बताया, वो बात अब नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पे आर वेक्टर उधर होगा, फोर्स इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब नेट टॉर्क 0। जब नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम में 0 या बॉडी पे 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसलिए ये प्रूफ होता है क्या, dA अपॉन dt ऐसे लिख देंगे, सिंस L एंड M आर कांस्टेंट, हेंस dA अपॉन dt क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये याद भी रखेंगे, dA अपॉन dt कितना होता है, ये याद रखेंगे। dA अपॉन dt एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट भी होता है, और कांस्टेंट होने के साथ साथ L अपॉन 2M होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि एरियल वेलोसिटी कितना होता है, L अपॉन 2M, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं क्या किया मैंने एक छोटा सा आर्क लिया और वो मैंने dt टाइम में वेलोसिटी वेक्टर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको लिखा। डिस्टेंस कवर बाई कहां से लिखते हैं, मैंने यहां से लिखना शुरू किया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। बता दूं अच्छे से क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो जाए। ये पहले लिखा डिस्टेंस कवर बाय द प्लेनेट एट टाइम t, rs कितना लिखा है, ये यहां से यहां डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, r से s मान लिया, और ये कितना हो जाएगा v dt। अब ये रियल में dt बहुत टाइम स्मॉल था तो इसको मैंने क्या मान लिया, स्ट्रेट मान लिया। क्या मान लिया, स्ट्रेट मान लिया। तो यहां से मैं h का निकाल दिया v dt sin थीटा। सर h की क्यों निकालने की जरूरत हुई, क्योंकि dA इक्वल टू ट्रेंगल क्या आता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जरूरत हमको पड़ती थी। आपको ये आना चाहिए, एग्जाम में पूछता भी है, RS क्या होता है, डिस्टेंस भी एज्यूम, RS डिस्टेंस क्या मैंने एज्यूम किया, स्ट्रेट क्या क्यों किया, क्योंकि टाइम बहुत स्मॉल है। यहाँ पे मैंने रखा, ये आ गया dA इक्वल टू आर वी डी साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। इसके नीचे से आप वो लोग लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, ये लिखते मैंने ये सब कर दिया। पहले क्या लिखना है, ध्यान से सुन, पहले लिखना है ये, फिर लिखना है ये, फिर लिखना है ये। बोर्ड थोड़ा उतना बड़ा नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, और मेरी क्वालिटी है कि मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। ओके, मैंने माना कि आपको आ गया, और सब इसको उतार लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं केपलर थर्ड लॉ। तो फिर से वही ये होता है, ये मैंने बना लिया, यहां पे सन है और यहां से यहां का डिस्टेंस होता है बच्चा मेरे a, यहां से यहां का डिस्टेंस भी होता है a। तो उसमें दिया है, क्या दिया है कि अगर जो
सन, ये मान लो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, तो ये टाइम पीरियड जो होता है वो होता है आर के टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पावर क्यूब होता है। मतलब अगर जो, ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा, कि अगर जो कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो उसका जो टाइम कितना लेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके डिस्टेंस के। और वो डिस्टेंस कौन सा होता है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। क्या होता है, या इसका एग्जैक्ट लिखोगे, अगर जो एग्जैक्ट लिखोगे तो क्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिख ले, तो पहले मेरे बच्चे स्टेटमेंट लिख ले, फिर उसके बाद देखते हैं। स्टेटमेंट लिखो, तो लिखो, the square of the time period of revolution of a planet in its orbit is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit of the sun, elliptical orbit around sun. I repeat once again, लिखिए, the square of the period of the revolution of a planet in its orbit is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit around sun. ये स्टेटमेंट मैं मतलब बुक से देख के इसलिए लिखा रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, और एग्जाम में आता है तो अगर जो आप लोग टेक्निकल टर्म अच्छे से लिखते हैं, डिफाइन अच्छे से करते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। बट फॉर कंपटीशन देयर इज नो नीड टू नो दैट, यू शुड ओनली नो द फॉर्मूला ऑफ दैट, कि जो टाइम पीरियड जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख सकते हैं आप। और ये केपलर के थर्ड लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। अच्छा, लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है, लॉ ऑफ पीरियड, वो बोले कि कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, रियल में प्रूफ आप लोग देख चुके हैं, या प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। हाँ, प्रूफ का जो रिजल्ट आता है उसको ध्यान में देखिएगा, और वो रियल में मैं करवा चुका हूं, वो रियल में मेरे बच्चे करवा चुका हूं। प्रूफ के नाम पे मैं थोड़ा सा कर दूं, प्रूफ अगर जो आपको हिंट में दे रहा हूं, प्रूफ जस्ट लाइक टाइम पीरियड of satellite in motion of satellite lecture। ठीक है, सैटेलाइट लेक्चर में जो प्रूफ है वो उसी के जैसा है, तो उसमें मैं बस रिजल्ट लिख रहा हूं। रिजल्ट कैसे, रिजल्ट क्या है, देखो टाइम पीरियड होता है कितना, 2 पाई आर अपॉन में वी, कितना, 2 पाई आर अपॉन में वी। अब इसी को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आर की जगह पे क्या लिख दूंगा, ए। अच्छा, एक और चीज ध्यान से, सर्कल और इलिप्स में बहुत बड़ा अंतर है, वो खोपड़े में बैठा पहले, सर्कल और इलिप्स में बहुत बड़ा अंतर है। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, बट इलिप्स इज नॉट अ सर्कल। अच्छा, दूसरी बात, जो प्रूफ बुक में लिखा गया है वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। उसका एग्जैक्ट प्रूफ जब हम लोग हाई स्टैंडर्ड में, उसमें देख ध्यान से समझ, उसमें क्या मान के प्रूफ किया गया है केपलर के थर्ड लॉ को, कि हम लोग मान के लेंगे कि जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में न चल के सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है।
तो ये सर्कुलर में मान लेना ये सबसे बड़ी गलती है। समझा क्या? खोपड़े में बैठा क्या? अगर जो कोई प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है तो आप उसको सर्कल में कैसे मान लिए? और जब आप सर्कल में मान लेंगे तो उसमें वेलोसिटी हर जगह क्या आने लगेगी? सेम आने लगेगी। अरे भैया मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। अगर जो मैं बोलूं, मैं क्या एज्यूम किया, इफ वी एज्यूम if we assume path of planet is सर्कुलर, क्या सर्कुलर आता तो वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट जीएम अपॉन आर, या स्पीड क्या आता है? जीएम अपॉन आर। और फॉर सर्कुलर आर इज कांस्टेंट। अरे भैया रेडियस क्या होता है? सर्कुलर के लिए ये रेडियस हर जगह सेम होता है। हर जगह रेडियस क्या होता है? सेम। हर जगह रेडियस क्या होता है? सेम। हेंस स्पीड इज सेम एट ऑल पॉइंट। यही होगा ना, वेलोसिटी इक्वल टू जीएम अपॉन आर, और आर क्या है? हर जगह कांस्टेंट है। जी तो कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट है। मास ऑफ द सन कांस्टेंट, ये मास ऑफ द सन है। वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास। प्लैनेट का जो वेलोसिटी होगा वो उसके, या सन लिख लो, ये स्पेशली सन के केस में यहां सन लिख दिया, सन छोड़। जी क्या है? कांस्टेंट। मास ऑफ द सन क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट। और ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा क्या है? झूठ है। रियल में प्लैनेट का मास कांस्टेंट नहीं रहता, सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट तो होता नहीं है। जब प्लैनेट सन के क्लोजर होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब अवे होता है सन से तो वेलोसिटी मिनिमम होता है। समझ रहे हो ना? तो ये पूरा का पूरा रॉन्ग कंसेप्ट है। क्या? हेंस स्पीड इज सेम एट ऑल पॉइंट, विच इज रॉन्ग कंसेप्ट, ये क्या है? रॉन्ग कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग कंसेप्ट है साला। ये जब रॉन्ग ही चीज है तो रॉन्ग को मान के अगर जो टाइम पीरियड निकालोगे तो गलत नहीं है क्या? गलत है ना? लेकिन गलत तो है, लेकिन बुक में दिया गया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो सही आता है। रिजल्ट क्या आता है? सही आता है। रिजल्ट ये आता था ना, जो रिजल्ट है, if we derive the formula for time period of planet by assuming circular path, formula is correct, but concept is wrong. जो फॉर्मूला है वो सही आएगा, वो क्या आएगा? सही आएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है? रॉन्ग है। तो आप लोग, इसका मतलब हम लोग को रियल में फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो एग्जाम में प्रूफ आता है, प्रूफ केपलर थर्ड लॉ, तो आप लोग जो सैटेलाइट मोशन का जो टाइम पीरियड निकालने का जो प्रोसेस बताया है उसी को आप लेके प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना? उसी को लेके क्या कर देंगे? प्रूफ कर देंगे। मैं मिटा रहा, ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये और ये। क्या मैंने क्या बताया? इफ वी एज्यूम पाथ ऑफ द प्लैनेट इज सर्कुलर, देन स्पीड एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, विच इज रॉन्ग। जो क्या है? रॉन्ग है। लेकिन इससे जो फॉर्मूला जो आता है टाइम पीरियड का, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई, ये आता है 2 पाई अंडर रूट GMS
इंटू आर टू द पावर 3/2, ये सही है, ये क्या है, करेक्ट है। क्या है मेरे बच्चे, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। तो उसी को देखते हैं, तो फॉर्मूला को पकड़ते हैं, फॉर्मूला को पकड़ते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट GMS इंटू आर की जगह पे क्या लिखूंगा, a के पावर 3/2, और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GMS a टू द पावर क्यूब। इसका मतलब t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, वेयर a इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया, एग्जैक्ट प्रूफ करवाता हूं मैं क्लास में, लेकिन अब वीडियो इतने ज्यादा बन गए हैं कि मुझे नहीं लगता है, मतलब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो इसका प्रूफ करवाता हूं मेरे बच्चे, इलिप्स मान के करवाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन बच्चों की क्यूरियोसिटी, आप लोग की क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर कैसे ये आएगा, वो एक अलग चर्चा का विषय है, वो करूंगा तो आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप मतलब देख लीजिए, बस प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या याद रखना है, केपलर का मैं 3 लॉ डिराइव पहले कर दूं, लॉ रिवाइज कर दूं पहला 5 मिनट में। केपलर का फर्स्ट लॉ देखे अपन लोग, तो फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, कि जो रियल में उसमें ये बताया गया है कि सारे प्लेनेट है वो सर्कल में न घूमकर एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ये कंक्लूजन निकला था। दूसरे लॉ में, उसको फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, वो याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, केपलर के कौन से लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, तो फर्स्ट लॉ को। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या एरिया बोलते हैं, तो उसमें क्या बोला, सेम टाइम में प्लेनेट सेम एरिया कवर करता है, बस ये याद रखना है, और वो सब क्या होता है वो सब समझने वाली बात है। अब इफ टाइम इज सेम देन प्लेनेट कवर इक्वल एरिया, इफ टाइम इज नॉट सेम देन ऑफ कोर्स प्लेनेट विल नॉट कवर इक्वल एरिया। दो, तीसरा ये है, इसमें जो मतलब मैंने देखा उसको मैंने, या तीसरे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। वो एरियल वेलोसिटी ही एरिया को रिलेट करता हुआ, एरिया को टाइम के साथ रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन है, खैर उसको छोड़ते हैं, वो आ गया। थर्ड लॉ क्या था, टाइम पीरियड जो होता है वो प्लेनेट के a के पावर 3/2 होता है, टाइम पीरियड a के पावर 3/2, और इसी का जनरलाइज फॉर्म है, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, उसमें क्यूब आता है। अच्छा, उसमें कंक्लूजन क्या क्या है, कंक्लूजन जो है वो मैं लिखवा दे रहा हूं, वो आपको इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि एग्जाम में आते हैं या बात को याद रखेंगे। कंक्लूजन अगर जो लिखेंगे तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये लिखेंगे कि पाथ ऑफ प्लैनेट इज नॉट सर्कुलर, नॉट सर्कुलर बट इलिप्टिकल पाथ, ये कंक्लूजन निकला। दूसरा, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द प्लैनेट नॉट कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है इन व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन। दो कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन जो है वो भी याद रखना है, क्या, तीसरा ये टी स्क्वायर इज ए के पावर क्यूब, ये थर्ड। और फोर्थ कंक्लूजन क्या होता है, ड्यूरिंग मोशन ऑफ सैटेलाइट एंगुलर मोमेंटम
of planet about sun is constant। क्या होता है? कांस्टेंट। या ब्रैकेट में लिख लूं तो वेक्टर एल इज कंजर्व। क्या हो जाएगा? कंजर्व। क्या हो जाएगा? कंजर्व। क्या हो जाएगा? कंजर्व। अच्छा, फोर्थ हो गया। फिफ्थ कंक्लूजन। एक कंक्लूजन याद रखेंगे तो आपके जीवन काल में काफी अच्छा रहेगा, नहीं याद रखेंगे तो आपको कष्ट होगा। फिफ्थ कंक्लूजन, मोमेंटम P इक्वल टू mv इज नॉट कांस्टेंट या P इज नॉट कंजर्व। P कंजर्व नहीं होता है। अच्छा, फिर 6, टॉर्क नेट R क्रॉस F ये क्या होता है? 0 होता है। ये 6 बात आपको केपलर लॉ से या केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। अच्छा, और वो जो dA अपॉन dt की वैल्यू होती है ये होता है L अपॉन में 2m, ये भी आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनो, इसको कर दूं। देखो, dA अपॉन में dt इक्वल टू L अपॉन में 2m या dA अपॉन में L अपॉन में 2m इंटू dt। मैंने इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट कर दिया 0 से और पूरा टोटल 0 से t तक, कैपिटल T तक। कितना? 0 से t तक। तो इसका कितना होगा बाबू? इसका हो जाएगा 0 से a तक, मतलब पूरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड में पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन 2m इंटू टी। ठीक है? अच्छा, एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है? तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है, एरिया पता नहीं, एरिया ऑफ इलिप्स आप लोगों को आता होगा कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी इज इक्वल टू L अपॉन में 2m इंटू टी, देन L इक्वल टू 2 पाई m a b अपॉन में t। अगर जो आपको ये जीवन काल में याद रहा, अगर जो टाइम पीरियड दिया है तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। आर यू क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? मैं ये बस बताना चाहता हूं, या इससे ये भी कंक्लूजन निकल सकता है कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम, खैर ये छोड़ो, बस ये याद रखना, ये क्या करना, याद रखना। ठीक है, मैं थोड़ा देख लूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, आई थिंक इतना ज्यादा नहीं है। 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। If the earth be 1/2 of its present distance from the sun, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। इफ द अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हाउ मेनी डेज विल बी इन 1 ईयर? हाउ मेनी डेज विल बी इन 1 ईयर? या ऐसे क्वेश्चन आता है, और में लिख लो सेम क्वेश्चन। वो कैसे आता है? इफ द डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है, और में लिख, और नीचे करके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन reduce half, then what will be the new time period of the earth revolution? दोनों सेम है। इसमें क्या पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर जो सन से अर्थ का डिस्टेंस हाफ हो जाए तो एक दिन कितने का होगा, ठीक है। और इसमें भी वही पूछा है कि अगर जो अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो जितना टाइम पीरियड होता है वही तो नंबर ऑफ
1 ईयर है, सॉरी 1 ईयर है, तो एक साल में कितने दिन होंगे? तो जो एक साल में जितना टाइम पीरियड होता है वही तो दिन होता है क्या? एक साल का डिफिनीशन क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन वन रिवोल्यूशन। क्या समझा? आज से 1 ईयर का क्या डिफिनीशन होता है? लिखना है तो लिख लो। एक साल का क्या डिफिनीशन होता है? लिख, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। सन के चारों तरफ अर्थ एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसी को एक डे का, एक ईयर कहा जाता है, सॉरी 1 ईयर। 1 ईयर, और 1 ईयर कितने के बराबर होता है? 365 डेज के बराबर होता है। अच्छा, जो एक दिन कितने के बराबर होता है? 1 डे क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अबाउट सन। अब मैं अबाउट सन एक चक्कर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है ये एक चक्कर। 1 डे क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। इट्स एक्सिस मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे कितना टाइम, ये मतलब कि जितना टाइम लेती है एक बार घूमने में, तो वो टाइम पीरियड होता है 1 डे। तो वो कितना होता है? 24 आवर। खैर ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये मैंने बता दिया, बात पे बात आई तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करिए कि क्वेश्चन पहले क्या था? जब ये सन है और सन से अर्थ, अगर जो ये अर्थ है तो यहां से ये डिस्टेंस डी है, ये क्या अर्थ है और ये सन है, तो इस समय जो टाइम है वो 365 डेज का होता है। तो अब जब सन से अर्थ का डिस्टेंस d/2 है तो कितना टाइम पीरियड हुआ? तो बस कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगा? केपलर का थर्ड लॉ लगा दूंगा। क्या करूंगा? केपलर का थर्ड लॉ लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? बाई केपलर्स थर्ड लॉ। तो ये कितना? t का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर क्यूब, या t के स्क्वायर इज इक्वल टू r के पावर क्यूब, यही होता है। तो बस क्या कर देंगे? t1 अपॉन में t2 इज इक्वल टू d1 अपॉन में d2, और इस पे क्यूब हो जाएगा और इस पे स्क्वायर हो जाएगा। कर लो। क्या कर लू? टाइम पीरियड इनिशियल अपॉन में टाइम पीरियड फाइनल के स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनिशियल कितना है? d, और हाफ फाइनल डिस्टेंस कितना है? d/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 है, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? t इनिशियल अपॉन में t फाइनल के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा? 2 के पावर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 365 अपॉन t फाइनल इज इक्वल टू 2 के पावर क्यूब 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अरे तुम लोग खुद कर लो यार, 365 अपॉन t फाइनल इक्वल टू √8, तो ये हो जाएगा t फाइनल इज इक्वल टू 365 अपॉन में 8√2, 365 अपॉन में 8√2, सॉरी √8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। आई थिंक आप लोगों ने किया होगा, कितना आएगा आप लोग देख लीजिएगा। शायद ये 365 अपॉन में 2√2 इंटू √2, तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये जाएगा 365 अपॉन में 4 इंटू √2, इसको इससे काटेगा तो कितना? मैं इसको 4 मान लिया, तो ये कितना? 91 इंटू 1.4, तो इसका मतलब कितना? 14 1 जा 14, 14 9 जा 126, और ये हो जाएगा
128 और ये 129.4 मतलब नियरली इक्वल टू 129 डेज। कहने का मतलब ध्यान से सुन, अगर जो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो ये एक साल कितने 1 ईयर कितने हो जाएगा, तो 129 डेज का हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, एक बार एग्जाम में भी आया है। और एग्जाम में कब आया है, 2003 AI-EEE। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, और सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये भले से सैटेलाइट दिया है लेकिन इसमें केपलर के सारे लॉ वैलिड हो गए, या सैटेलाइट का आप कहानी पढ़ चुके हैं तो देखते रहिए। और सैटेलाइट रिवॉल्व around a planet in elliptical orbit, its perigee and apogee are 0.5 into 10 to the power 7 meter and 1.5 into 10 के power 7 meter, ठीक है, respectively. If the minimum speed of the satellite in orbit is 5 into 10 के power 3 meter per second, then find its maximum speed. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। कर जाइए, मैं करके दिखा रहा हूं, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। मैं वो क्या है, मान लिया कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे कोई प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है। अच्छा, ये डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे ये आर क्या होता है, मिनिमम, और ये क्या होता है, ये आर मैक्सिमम होता है। और आप लोगों को केपलर लॉ में ही पढ़ाया गया है, आर मैक्सिमम क्या होता है, एपोजी, और आर मिनिमम क्या होता है, पेरिजी। अच्छा, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहां पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अब देखो यहां याद लिखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये ध्यान से देखना, मैं एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दूंगा, कंजर्व, क्या कर दूंगा, कंजर्व। यहां का मैंने मान लिया L1 और यहां का मैंने मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मान लिया L2। तो L2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, L की वैल्यू कितना होता है, mvr sin थीटा, यही बताया ना, mvr sin थीटा। L1 की जगह पे क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू m वेलोसिटी कितना, v मैक्सिमम अपॉन में r कितना, r मिनिमम इंटू साइन थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा मेरे बाबू, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, L1 इज इक्वल टू एम वी मैक्स आर मीन, आर मीन। इसी तरह L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा एम वी मीन आर मैक्स। अब जो चीज ध्यान से सुन, अगर जो इसको कांस्टेंट होगा तो एक चीज मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, ये ऑफ कोर्स ही बात है। बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2, L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू L2। ये इतना लिख रहा हूं, अगर जो मैं डायरेक्ट, ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा, अगर जो मुझे करना होता तो मैं एक लाइन में लिखता, ये सब समझाने के लिए किया हूं, समझ रहा है ना, इसको लिखता तो बस मैं यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करता, क्या, L1 इक्वल टू L2 देन एम वी मैक्स अपॉन आर मीन इज इक्वल टू एम वी मीन आर मैक्स। इससे ये कैंसल हो गया, मतलब आर क्या पूछा है, क्या पूछा है, थोड़ा सा मैं देख लूं,
और मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो वी मैक्स निकाल जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू वी मीन इंटू आर मैक्स अपॉन में आर मिनिमम। बस वैल्यू रख दो। वी मिनिमम कितना दिया है 5 इंटू 10 के पावर 3। मैक्सिमम आर मैक्स कितना है मतलब एपोजी, एपोजी का दिया है 1.5 इंटू 10 के पावर 7 अपॉन अपॉन पेरिजी, पेरिजी का कितना दिया है 0.5 इंटू 10 के पावर 7। 7 से 7 कैंसल, ये हो जाएगा 3, मतलब ये आ जाएगा कितना 15 इंटू 10 के पावर 3 या 1.5 इंटू 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। देखें वीडियो का लेंथ कितना हो गया है। ठीक है, आई थिंक एक दो क्वेश्चन देखता हूं मैं और करवाता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप और कर लीजिए। एक क्वेश्चन है पिछली साल आया था 2019 में, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m moving around a sun in circular orbit is L about the center of sun, then its aerial velocity, then its aerial velocity। और ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन 4L अपॉन में m, सेकेंड ऑप्शन L अपॉन में m, थर्ड ऑप्शन L अपॉन में 2m और फोर्थ ऑप्शन दिया है 2L अपॉन में m। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए समझिए और करिए। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए समझिए करिए। ठीक है, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और सोचा। करेक्ट आंसर इज दैट। ये कब आया है जेई 2019 में। मेरा ये क्वेश्चन करवाने का मोटो ये है कि आपको जो डीए अपॉन डीटी की वैल्यू आई थी ये एल अपॉन 2m, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको ये चीज याद होता तो एल अपॉन 2 डायरेक्ट कर देते, नहीं याद होता तो फिर आपको डिराइव करना पड़ता। फिर आपको क्या करना पड़ता, डिराइव करना पड़ता। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है, ये फिगर बना लीजिए। ये आया है जेई 2016 में आया है। वो फिगर बनाइए, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे बच्चे, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फिगर शोज अ इलिप्टिकल पाथ ABCD of a planet around the sun such that the area of triangle CSA, such that the area of triangle CSA, area of triangle CSA is 1/4 area of the ellipse। मतलब दिया है एरिया ऑफ CSA ये है 1/4 एरिया ऑफ एलिप्स। With DB as a semi major axis and CA is the semi minor axis। ये तो है ही, दिख ही रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ T1 is the time taken for a planet to go over the path ABC, over the path ABC, and T2 is the time taken for the path over the CDA, then relation between T1 and T2
T2। पहला रिलेशन है T1 इक्वल टू 4T2, बी रिलेशन है T1 इक्वल टू 2T2, सी T1 इक्वल टू 3T2 और T1 इक्वल टू T2। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। करेक्ट आंसर इज दिस। जिसका आया हो आपको मुबारक हो, आपको क्वेश्चन आ गया। नहीं आया हो तो आप देखिए, बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैं और बता दूं, न्यूमेरिकल करना एक अलग बात होती है, थियरी और कॉन्सेप्ट पढ़ना एक अलग बात है। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं किए रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, आपको एग्जाम में नहीं आएगा। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितना करवा दिया जाता है उससे, और अपने पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा उससे करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं सॉल्व। लेट एरिया ऑफ इलिप्स ए। अच्छा, इस पूरे एरिया को कहने क्या मान गया ए। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुन, ए बी सी जब गया होगा तो प्लेनेट कितना एरिया कवर किया होगा? ये वाला एरिया। तो देखो ध्यान से सुनो, इतना एरिया तो a/2 होगा। कितने लोग को लग रहा है इतना एरिया तो a/2 होगा और इतना एरिया a/4 हुआ? तो इसका मतलब एरिया कवर बाय प्लेनेट विथ इन पाथ ए बी सी कितना हो जाएगा? a/4 प्लस a/2। कोई दिक्कत? तो ये कितना आ जाएगा? 4, 3a/4 आ जाएगा। फिर से समझ, खोपड़े में बैठा, ध्यान से सुन। ए बी सी से जब गया होगा तो इतना एरिया कवर किया होगा। इतना एरिया कितना है? ये पूरा इलिप्स का आधा पार्ट होता है, तो आधा पार्ट है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? a/2 और ये कितना? a/4। मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा? a/3a/4। तो जब ये 3a/4 किया और टाइम कितना लिया? टाइम लिया मेरे बच्चे T1। कितना लिया? T1 दिया है। अच्छा, फिर दूसरा, तब ये एरिया कवर करने में कितना दिया है टाइम? ये एरिया कवर करने में कितना टाइम लेगा? टाइम एरिया ऑफ पाथ CDA का कितना पाथ? टोटल एरिया A, खोपड़े में बेटा, टोटल एरिया A, उसमें इतना कवर किया 3a/4, तो वो कितना हो जाएगा? a/4। कितना हो जाएगा? a/4। 3a माइनस 3a/4 कितना हो जाएगा? a/4। इसमें टाइम कितना लिया? टाइम लिया T2। कितना लिया? T2। बस कुछ नहीं किया ना, केपलर का सेकेंड लॉ लगा देना। क्या करेंगे? केपलर का सेकेंड लॉ लगा देंगे। बाई केपलर्स सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? a1/T1 इज इक्वल टू a2/T2। क्या होता है? कांस्टेंट। यही है। तो इसका मतलब a1/A2 इज इक्वल टू a1/A2 T1/T2। कर लो, आ जाएगा। a1/T1 a2/T2 तो a1/A2 हाँ सही है। तो a1 कितना है? 3a/4। 3a/4 अपॉन में a2 कितना है? a/4 अपॉन में टाइम कितना लगा? a1 के लिए, मतलब इसके लिए कितना टाइम लगा? T1 और इसके लिए T2। a से a कटता है, 4 से 4 कटता है, T1 इक्वल टू 3T2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। ज्यादा कर दूंगा तो वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो चुका है, वीडियो भी ज्यादा बन गया है, तो आप तब पढ़ते रहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।